हे गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं इशू ऑफ शेयर, गाइडलाइंस फॉर इशू ऑफ शेयर। ओके, इससे पहले वाले जितनी भी गाइडलाइंस है वो कवर कर चुके हैं। हमारा लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, सभी हम चैप्टर कर रहे हैं। आप थंबनेल देख ही सकते हैं। और जैसे पहले वाली गाइडलाइन नहीं देखी, इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट है, तो वहाँ पे एफएमओ की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। वहाँ पे सारे चैप्टर्स कवर हो रहे हैं, धीरे धीरे करके अपलोड हो रहे हैं। ओके, आगे अटैम्प्ट करने का मैं आपको वे बता देती हूँ। अगर आप आपसे एक एग्जामिनर पूछे, क्वेश्चन आए आपके पास कि एक्सप्लेन कीजिए गाइडलाइंस फॉर इशू ऑफ शेयर, तो आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले सीधा आप डायरेक्ट गाइडलाइंस मत लिखना स्टार्ट कीजिएगा। सबसे पहले आप क्या लिखिएगा? मीनिंग लिखिएगा। मीनिंग आप एक पेज पे पूरा एक्सप्लेन कीजिएगा। कंटेंट बुक में बहुत थोड़ा दिया हुआ है और इसलिए मैं आपको लिखने का वे बता रही हूँ, क्योंकि 16 to 15 मार्क्स में पूछा जाता है क्वेश्चंस, तो फिर वहाँ पे आपको कंटेंट नहीं मिलता। लिखे कैसे? कई बच्चों को एंड टाइम में वीडियो देख रहे होंगे, एक दिन पहले, 2 दिन पहले, 10 दिन पहले, तो समझ ही नहीं आता बुक्स एकदम खोली हो तो क्या लिखे। तो इसलिए मैं आपको साथ साथ गाइड भी कर रही हूँ। सबसे पहले मीनिंग लिखिएगा एक पेज पे, और डेफिनेशन गूगल पे देख लीजिएगा। 5 से 3 से 4 लाइन में डेफिनेशन आ जाती है, तो फिर आपका डेट पेज ऐसे मीनिंग और डेफिनेशन से कवर हो जाता है। ओके, फिर आगे उसके पॉइंट्स मैं आपको अभी दिखाऊंगी आगे आगे वाली स्लाइड्स में। देखिए मीनिंग क्या है। शेयर्स होते क्या है? शेयर रिप्रेजेंट इक्विटी ओनरशिप इन द कॉर्पोरेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट। पता है, अगर जो भी कंपनी, मैंने इसका पूरा प्रोसेस बताया हुआ, कंपनी कैसे शेयर इश्यूज करती है, क्या क्या प्रोसेस होता है, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है बाकी वीडियोज़ में। तो जो स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हैं उनको समझ आया होगा। जिन्होंने नहीं देखी तो इसके लिए प्लेलिस्ट क्रिएट है, तो वहाँ से देख सकते हैं बच्चों। ओके, लेट्स कंटिन्यू आगे। देखिए, शेयर्स कौन होता, मतलब शेयर्स हम शेयर्स कौन बाय करता है? हम जैसे नॉर्मल लोग जो कंपनी में अपना हिस्सा डालते हैं। हिस्सा इन द सेंस एक पार्ट बन जाता है कंपनी के शेयर खरीद के, क्योंकि कंपनी हमसे शेयर्स के पैसे लेती है और हम उनमें हमारा थोड़ा राइट मिल जाता है। हम उस कंपनी में हमारा हिस्सा हो जाता है। ऑनरशिप, इक्विटी ऑनरशिप हम कहलाते हैं। और हमें क्या कहा जाता है? शेयर होल्डर कहा जाता है, क्योंकि हमने कंपनी के शेयर्स होल्ड करके रखे हैं, मतलब हमने खरीदे हुए हैं। ओके, और हमारा कॉमन शेयर अनेबल वोटिंग राइट एंड पॉसिबल टू रिटर्न द प्राइस एप्रिसिएशन और डिविडेंड के अकॉर्डिंग। अगर आपको पता है कंपनी के हम शेयर हमने खरीद लिए, ये थोड़ा हम लाइफ टाइम हमने पा सके, वो हमारी विश होती है और हमारे पास उसका वोटिंग राइट होता है। और इन फ्यूचर हम उसको बेचना चाहे एप्रिशिएट करके, अगर मार्केट में आपको पता है सब कुछ मतलब स्टॉक एक्सचेंज से चलता है, स्टॉक मार्केट से चलता है, वहाँ पे आपके प्राइस के शेयर अप एंड डाउन होते रहते हैं। और अगर अपने कंपनी के 1 साल तक हर साल कंपनी डिविडेंड देती है तो आपको डिविडेंड भी मिलता है शेयर्स पे। अगर आपको बेनिफिट हो रहा है, अगर हम 100 रुपये में खरीदा और उसका प्राइस 150 हो गया, तो आप उसको बेच भी सकते हो, क्योंकि आपको एक शेयर पे 50 रुपये मिल रहा है, तो बेच भी सकते हो 50%। वो आपके ऊपर होता है और आपको एक ओनरशिप राइट मिल जाता है इक्विटी के अंदर। ओके, नॉर्मली यही आपको डेफिनेशन याद करनी है और आपने 12th क्लास में पढ़ा भी होगा। हम आगे गाइडलाइंस की बात करते हैं। राइट इशू की कंपनी में क्या होती है? फर्स्ट पॉइंट, एप्लीकेबिलिटी क्या होती है, मतलब कौन कौन इस चीज़ के लिए एप्लीकेबल हो है, किस किस टर्म्स एंड कंडीशन में ये एप्लीकेबल है। गाइडलाइंस गाइडलाइंस अप्लाई टू द राइट इशू मेड बाय एग्जिस्टिंग लिस्टेड कंपनी। जो लिस्टेड कंपनी है ना, जो राइट इशू में लिस्ट है कहाँ पे? सेबी में, वो कर सकता है। देयर फॉर कंपनी हुज डिबेंचर और बॉन्ड्स आर लिस्टेड बट नॉट इक्विटी, वो इस चीज़ के लिए नहीं है एप्लीकेबल। जिसके डिबेंचर और बॉन्ड से लिस्टेड नहीं है सेबी में, वो इस चीज़ के लिए एप्लीकेबल नहीं है। और जिसकी, इसमें 3 पॉइंट जुड़ गए, और जिसकी बिलो, क्या उसका, जिस कंपनी का साइज बिलो 50, मतलब बिलो साइज इन द सेंस, अगर किसी कंपनी ने 50 लाख से नीचे तक उसकी वर्थ है या उसके कम उसने शेयर्स इशू कर रखे हैं, तो वो भी इस चीज़ के लिए एप्लीकेबल नहीं है। किस चीज़ के लिए? मैंने आपको 3 पॉइंट बताई थे, आप 3 पॉइंट बना के याद कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, किसी बच्चों को लग रहा होगा मैम क्या है छोटा बच्चों वाला काम कराया, जिन बच्चों को एंड में याद करने में दिक्कत होती है, वहाँ पे आप बेसिकली 3 पॉइंट्स बना के इसको याद कर सकते हैं और आपको पेपर में कोई चीज़ स्किप नहीं होगी आपसे। ओके, सेकंड पॉइंट आता है विड्रॉल ऑफ ए राइट इशू। अगर एक कंपनी
राइट इशू कैन नॉट बी ड्रॉ आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द डेट। अगर किसी कंपनी ने अनाउंस कर दिया वो राइट इशू कर रही है और वो ऐसा अपनी उसको विड्रॉ नहीं कर सकती, पीछे बैक आउट नहीं कर सकती। ओके, इफ द नो सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी शैल बी एलिजिबल फॉर द लिस्टिंग अप टू 12 मंथ। अगर ऐसा करती है, इफ वो कर देते हैं, वो आगे 12 महीने तक वो एलिजिबल नहीं होगी। अंडर राइटिंग क्या होती है आपके लिए? ऑप्शनल होती है राइट इशू के लिए। ओके, अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार ये कंपलसरी होता है। क्या होता है? कंपलसरी होता है राइट इशू। आपको रजिस्ट्रार में अपॉइंटमेंट करनी पड़ती है, अपॉइंट करना पड़ता है। अपॉइंटमेंट ऑफ मर्चेंट, आपको अपॉइंट मर्चेंट किस कैटेगरी के अंदर करना पड़ता है? कैटेगरी 1। आपको अपॉइंटमेंट मर्चेंट बैंक, जस्ट मिनट, क्या कह रहा है? अपॉइंटमेंट ऑफ मर्चेंट बैंकर आपको अपॉइंट करना पड़ेगा, वो आपके लिए कंपलसरी है। लेकिन आपको कैटेगरी 1 उसके पास वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए सेबी का, तभी आप उसी मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट कर सकते हो कैटेगरी 1। और उसके पास क्या होना चाहिए? वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए जो सेबी ने इशू करा हो। और ये क्या होता है? कंपलसरी होता है मर्चेंट। ऊपर आपके लिए ऑप्शनल था ना रजिस्ट्रार के बाद, ये भी कंपलसरी था। क्या ऑप्शनल था? अंडर राइटिंग ऑप्शनल था। ओके, सिक्स्थ आता है पार्शली पेड शेयर। यहाँ पे देखो आपको बहुत बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको पॉइंट्स वाइज आपको बता रही हूँ। पॉइंट्स आपको लिखने में, क्योंकि मेन हेडिंग से ही देखी जाती है, हेडिंग से अंदर कंटेंट तो आप खुद ही बना लेते हैं। ओके, पार्शली पेड शेयर। पार्शली पेड शेयर क्या होता है? इफ़ एनी मस्ट आइदर बी और फुली, और आप दोनों कर सकते हो इसमें। लेटर ऑफ ऑफर, लेटर ऑफ ऑफर क्या होता है? ए लेटर शैल बी कंटेन डिस्क्लोजर स्पेसिफाइड बाय द, मतलब जो लेटर ऑफ ऑफर होता है ना, उनमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होएंगे सेक्शन 3 के अंदर। जो जो लेटर ऑफ, मतलब यहाँ पे बेसिकली ये कह रहे हैं लेटर ऑफ ऑफर में ना, जो जो सेबी ने गाइडलाइंस में बताया होगा ना, जो सेबी की गाइडलाइंस होती है कि आपको लेटर ऑफ ऑफर में, ऑफर में क्या क्या लिखना है और लोगों तक क्या पहुँचाना है, वो सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग लिखना है। आई होप सबको क्लियर होगा। मैं एक बार फिर सिंपल लैंग्वेज में बोलती हूँ। लेटर ऑफ ऑफर में ये बात होती है, जो सेबी ने स्पेसिफाई किया है ना कि आपको एक कंपनी जो राइट इशू कर रही है, इशू ऑफ शेयर कर रही है, उसमें लेटर ऑफ ऑफर में क्या क्या लिखेगी और दुनिया लोगों को, पब्लिक तक क्या क्या अपनी कंपनी के बारे में बताएगी, शेयर्स के बारे में, वो कैसे इशू कर रही है। तो वो जो सेबी ने बताया होगा ना आपको लेटर ऑफ ऑफर में क्या क्या मेंशन करना है, वो करेगी, उसके अकॉर्डिंग करेगी, सेबी के अकॉर्डिंग। क्योंकि सब कुछ सेबी देखता है आपके लीगल राइट्स के बारे में, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं। द लेड मैनेजर शेल, वो क्या कर सकता है? लेड मैनेजर शेल इंश्योर compliance of the requirement of SEBI guideline with respect to ऑफर द डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू राइट इशू। मतलब जो भी सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, जो भी राइट इशू के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट रिलेटेड है, वो सारे किसको? मर्चेंट को पता होने चाहिए। फाइल विद द सेबी ए कॉपी ऑफ ऑफर लेटर डॉक्यूमेंट विद इन 21 डेज के अंदर अंदर उसके पास फिल हो जाने चाहिए। कहाँ पे? रीजनल स्टॉक एक्सचेंज में। जो भी उसके इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है, विद इन 21 डेज हो जाने चाहिए। एग्रीमेंट विद द डिपॉजिटरी, द कंपनी शैल बी एंटर इन टू एग्रीमेंट। अगर वो एग्रीमेंट में एंटर कर रही है विद किसके साथ? डिपॉजिटरी के साथ, तो उसको क्या क्या मतलब टर्म्स एंड कंडीशन होगी। ऑफ द सिक्योरिटी ऑलरेडी इशूड, जो भी सिक्योरिटी से रिलेटेड है वो इशूड हो जानी चाहिए। प्रपोज टू बी इशूड, जो भी प्रपोज किया था वो सब कुछ इशू हो जाना चाहिए। द सब्सक्राइबर एंड शेयर होल्डर मस्ट गिवन एन ऑप्शन, जो सब्सक्राइबर और शेयर होल्डर, जो शेयर होल्डर होता है हम होते हैं जो शेयर कंपनी के खरीद रखे हैं, मस्ट बी एन ऑप्शन ऑफ होल्डिंग द शेयर और डीमेटेरियल जस्ट इन ए डीमेटेरियलाइज्ड मोड और बाय द वे ऑफ सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट। मतलब ये कह रहा है, अगर एक शेयर होल्डर अपने कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, उसके पास कोई तो वे होना चाहिए ना उसके प्रूफ के तौर पे, कि उसके पास या तो कोई सर्टिफिकेट हो क्या उस कंपनी के अंदर शेयर खरीद रखे। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक का टाइम है, तो हमारे पास मैसेज आ जाते हैं, हमारे पास स्टेटमेंट से आ जाती है। लेकिन पहले के टाइम में एक आपके घर सर्टिफिकेट्स आते थे, तो वही प्रूफ की बात कर रहा है। क्लोजर ऑफ राइट इशू, मतलब राइट इशू कब तक क्लोज हो सकता है? विद इन द प्रीमियम ऑफ 30 डेज। कब तक हो सकता है? द राइट इशू मस्ट बी ओपन विद इन
पीरियड ऑफ 30 डेज़ के लिए कम से कम खुलता है, उससे ज़्यादा 60 डेज तक खुल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं खुल सकता। ओके, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितनी होनी चाहिए, मैंने आपको हर वीडियो में बताया। मिनिमम सब्सक्रिप्शन जब तक 90% तक नहीं हो जाती तब तक आप अपनी वो क्लोज नहीं कर सकते सब्सक्रिप्शन लिस्ट को। और अगर उससे कम होती है तो आपको 42 डेज में लोगों का, जिन्होंने एग्जांपल देती हूँ मैं आपको यहाँ पे, अगर आपको 90% से कम लोगों ने आपके कंपनी में अप्लाई किया होता है ना शेयर्स के लिए, तो अगर मानो 80% लोगों ने किया तो कंपनी को उन 80% लोगों का पैसा वापस देना होगा विद इन 40 डेज। क्यों? ये सेबी की तरफ से गाइडलाइन होती है, अगर 90% तक अगर आपकी कंपनी ने लोगों को सब्सक्राइब नहीं किया, मतलब आपकी कंपनी में शेयर्स के लिए अप्लाई नहीं किया, तो आपको उनका पैसा 80% का जितना भी परसेंट होगा, अगर 90% से कम है, उन लोगों का पैसा विद इन 14 डेज आपको वापस करना ही करना होगा। ओके, नो रिजर्वेशन इन राइट इशू। इसके राइट इशू में कोई रिजर्वेशन अलो नहीं किया जाता। प्रमोटर कंट्रीब्यूट इन एंड लॉक इन पीरियड, क्या कहते हैं, रिक्वायरमेंट ऑफ प्रमोटर शैल नॉट बी एप्लीकेबल। क्या कह रहे हैं, लॉक इन पीरियड के लिए ना एप्लीकेबल नहीं होती राइट इशू में। ये लॉक इन पीरियड ये होता है कि ना आपका पैसा, ये वैसे ना जो शेयर मार्केट में काम करते हैं उनको ज़्यादा अच्छे से समझ आता है लॉक इन पीरियड क्या होता है। लॉक इन पीरियड वो टाइम होता है जब कंपनी के ना, अगर मानो आपने कंपनी के ना शेयर खरीदे हैं, तो उसने ना वो ऐसा कुछ कंपनीज में होता है कि ना वो ना कुछ टाइम के लिए कहते हैं तुम ना इतने टाइम के लिए ना तुम अपने शेयर को बेच नहीं सकते, हम तुम्हें पैसा नहीं देंगे, तुम्हें इतने टाइम तक शेयर होल्ड करने पड़ता है, 3-4 दिन, हफ्ता, मतलब ऐसा कुछ होता है, 3-4 दिन। आई एम नो, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता इस बात को। 3-4 दिन के लिए वो कह देते तुम 3 दिन तक ना नहीं बेच सकते। और अगर पैसा, और ना तुम्हें, अगर तुमने आज बेच दिया ना, तुम अगर 3 दिन बाद भी बेचे ना, तुम्हारे पैसा 3 दिन बाद आएगा उस शेयर बेचने का। तो ऐसा कुछ लॉक इन पीरियड होता है, लेकिन राइट इशू के केस में ऐसा नहीं होता, आपके पास उसी टाइम पैसा आ जाता है। राइट्स इन FCD और PCD होल्डर, नो कंपनी शैल बी पेंडिंग कन्वर्जन or fully convertible, partially convertible issue any share by way of unless similar benefit extend